नमस्कार फ्रेंड्स, सरकारी बाबू के क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम इस क्लास में रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए जो भी प्रश्न हैं उन्हें देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एलपी और टेक्नीशियन के जो शिफ्ट फर्स्ट में पूछे हुए क्वेश्चन था, जो कि केवल साइंस के क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था। आज जो पेपर करने वाले हैं हम लोग शिफ्ट 2 का पेपर करने वाले हैं, जो कि उसी डेट का है जो कि इसके पहले हम लोगों ने क्लास किया था, लेकिन ये शिफ्ट 2 का होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने साथ एक पेन और अपना कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ताकि उस तरह का अगर आपको पॉइंट दिखाई दे तो आप नोट कर पाए और ताकि आपको आने वाले एग्ज़ामों के लिए बेनिफिट हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व ए, बी और सी डबरेनर ट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का 39 है यानी 39 है, तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो पहले इस क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं कि डबरेनर ट्राइड्स होता क्या है। क्या है डबरेनर ट्राइड्स? तो डबरेनर ट्राइड्स जो है एक नियम है जिसमें कि डबरेनर साहब ने, डबरेनर एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने एक ट्रिक दिया था। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ट्राइड्स मतलब 3, इसमें 3 नंबर जो है इंक्लूड है और 3 नंबर से ही इसका नाम दिया गया है ट्राइड्स। तो इसमें 3 नंबर का कहने का मतलब है कि इन्होंने 3 एलिमेंट को मिला करके एक नियम बनाना चाहा, जिसमें कि उन्होंने रखना चाह रहे थे कि उस तरह के एलिमेंट हो जिसका क्वालिटी सेम हो, एक तरह के गुण हो, उसमें उसका जो परमाणु द्रव्यमान है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, उस तरह के एक सिमिलर टाइप के एलिमेंट को एक जगह रखा जाए, जिसमें कि 3-3 ग्रुप करके बना करके रखा जाएगा, जिसमें कि 3 एलिमेंट को रखा जाएगा। तो उन्होंने इसलिए इस नियम को बनाना चाहा, जिसमें उन्होंने बनाया भी। और पीरियोडिक टेबल के लिए सभी एलिमेंट के लिए तो ये लागू नहीं हुआ, बाद में इसे फेल कर दिया गया, लेकिन इन्होंने कुछ एलिमेंट के लिए ये ट्रिक लगा करके दिखाया था। तो ये डबरेनर साहब थे, तो कुछ एलिमेंट के लिए बनाए, जिसमें कि आपका लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था। इस सभी को एक ग्रुप में रखा, जो कि आप एटॉमिक वेट के अनुसार देख सकते हैं, बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में भी आप देखिएगा तो ये एलिमेंट आपको एक जगह में एक कॉलम में मिलेंगे। आपका सेकेंड जो था समूह कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का था। ठीक है, इसके बाद एक और एलिमेंट था जो कि आपका क्लोरीन था, ब्रोमीन था और यह आयोडीन था। ये तीनों को आपको याद करके रख लेना है, इस समूह को, क्योंकि इस समूह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है समूह डबरेनर ट्राइड्स के अंदर में नहीं आता है। हम इसके बाद आपको क्लास में दिखाएंगे भी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो एक था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला, एक था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम वाला, एक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला। इन तीनों को आपको याद कर लेना है। इन्होंने बताया कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को और थर्ड एलिमेंट को, यानी कि जो इस समूह का थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान से यदि हम एवरेज निकालें, तो जो एवरेज का वैल्यू आएगा वो हमारा सेकेंड वाले यानी बीच वाले एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान के बराबर आएगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये दोनों के परमाणु द्रव्यमान को पहले जोड़ा, यानी कि आप 6.9 को और 39.1 को, यानी कि 6.9 को आप 7 मान लीजिए लगभग में, और 39 को 39, ये दोनों को जब इन्होंने एवरेज निकाला तो यहाँ से आपका देखेंगे कि 23 निकल के आ जाता है, जो कि सही में ये एक्चुअली वैल्यू है सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर। तो इन्होंने उसी टाइप से बहुत सारे एलिमेंट को लेकर के समूह बनाए, लेकिन बाद में ये फेल कर गया। क्यों? क्योंकि ये सभी एलिमेंट के लिए लागू नहीं हो रहा था, सभी का क्वालिटी सेम था, तो किसी का एवरेज नंबर जो परमाणु द्रव्यमान था उस तरह से नहीं था, तो इसलिए बाद में ये किसी समूह के लिए लागू हो पाया। तो ये तीनों समूह को आपको याद कर लेना है, जिसमें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, बार बार कह रहे हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम है, जिसमें कि एक और है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ये तीनों को आपको याद कर लेना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। आप समझ गए कि डबरेनर ट्राइड्स क्या था। ठीक है, तो ए, बी और सी ये कह रहा है कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, यानी कि एक ए और बी है और सी है। अगर ए का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, और ये देखिए किसी भी एलिमेंट के लिए परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 2 यूनिट होता है,
तो डोब्रेनर ट्रैट्स ने परमाणु द्रव्यमान पर ही अपना ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो इन्होंने जब इसके ट्रैट्स के देखा गया तो ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस में कह रहा है, आप क्वेश्चंस पे आते हैं, ए का परमाणु द्रव्यमान यदि 7 है, अगर बी का परमाणु द्रव्यमान हमें पता नहीं है, निकालना है, और सी का परमाणु द्रव्यमान 39 है, तो ये बी का परमाणु द्रव्यमान इसी के अनुसार निकालना है। तो ये क्या कहते हैं कि फर्स्ट और थर्ड का अगर एवरेज निकाला जाए तो वही बीच वाले का एवरेज होता है। तो ये एवरेज निकाल देंगे। अगर 7 और 39 को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, आपको पता है एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी टोटल नंबर जितने होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, जितने नंबर होते हैं उतने नंबर से भाग दिया जाता है। तो ऊपर में एक 7 है, एक 39 है, तो 2 नंबर हुए तो बटा में 2 कर दिए। जब यहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा तो ये आपका जो निकल के आता है यहाँ से 23 निकल के आ जाएगा, जोड़ करके और 2 से भाग कीजिएगा तो यहाँ से 23 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। तो ये सी का जो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, बी का परमाणु द्रव्यमान 23 हो जाएगा। यही डोब्रेनर ट्रैट्स था। तो आपको अच्छे से ये पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों समूह को याद कर लेना है, क्योंकि इसके बेस पर देखिए प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। हम आपको दिखाते हैं उसमें क्या क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिक डोब्रेनर ट्रिक का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि डोब्रेनर ट्रिक को फॉलो करता है। तो इसमें अगर आप तीनों समूह में देखिएगा, चारों ऑप्शन में, तो ये जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों इसके अंदर आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। यही जो है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोब्रेनर ट्रिक को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आखिर ये आप क्वेश्चंस कब कर पाएंगे, जब तीनों आपको ये समूह याद रहेगा तब। इसलिए आपको याद करने के लिए हमने कहा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। 4 किलो का कोई द्रव्यमान का वस्तु है जो कि स्थिर है। निरंतर बल लागू होने पर लगातार उस पर जब बल लग रहा है तो यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे गति प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है कि कह रहा है कि इसमें बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि कार्य का मान आपको बताना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है कि W बराबर, हम कार्य को डिनोट करते हैं क्योंकि W से वर्क होता है। तो कार्य बराबर क्या होगा इसमें, तो जो इसमें गतिज ऊर्जा होगा वही इसके कार्य के बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी क्यों निकालेंगे, पहले आपको क्वेश्चन से आना चाहिए ये, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसलिए निकालेंगे क्योंकि इसमें गति का मान दिया हुआ है और द्रव्यमान का मान दिया हुआ है। तो जो आपका गतिज ऊर्जा होगा वही आपका किए गए कार्य के बराबर होगा, इसलिए हम गतिज ऊर्जा का मान निकालेंगे, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², ठीक है। तो यहाँ से ½ mv² करके आप निकाल लेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, v² का मान कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से 2 से 4 कट गया 2, यानी कि 50 आपका निकल जाएगा। 50 क्या, 50 जूल, क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल भी होता है और एनर्जी का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा 50 जूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी पहले कर चुका है, जिसमें कि हम लोगों ने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव को रखा था। तो कौन से वैज्ञानिक थे जो कि 2 महत्वपूर्ण नियमों को रख करके स्थापना करके और जो आपका केमिस्ट्री है उसके नींव को रखा था। तो जो आपके वैज्ञानिक थे वो थे एंटोनी लेवोजियर थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया था। तो एंटोनी लेवोजियर जो थे, ये इन्होंने एक एलिमेंट का खोज किया था जिस एलिमेंट का नाम है सल्फ़र, ठीक है। ये सल्फ़र था और इसका खोज इन्होंने किया था, किसने, एंटोनी लेवोजियर ने। इसका जो परमाणु संख्या कितना होता है, इसका
यानी कि सल्फर का 16 होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ही प्रमाणित किया था कि हीरा जो होता है एक कार्बन का ही अपरूप होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया था कि हीरा एक कार्बन के अपरूप होता है। तो एंटोनी लिवोजियर ही थे कि जो कि सल्फर का भी खोज किए थे और इन्होंने ही बताया था कि हीरा एक जो है कार्बन का अपरूप होता है। और हीरा को जब हम जलाते हैं तो यह कोयले की तरह ही CO2 गैस उत्पन्न करता है। तो यह इन्होंने ही बताया था इन सभी बातों को। तो एंटोनी लिवोजियर भी एक इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि जो प्रतिबिंब है आपका आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा। तो जब आप जानते हैं कि मिरर में 2 तरह के मिरर होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हमेशा जो अगर छवि बात करें कि आपसे छोटा हो, हमेशा छोटा किस में बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आपका प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता है। जबकि अवतल दर्पण में बात करें तो इसमें अलग अलग पोजीशन होते हैं, 6 पोजीशन होता है जो कि वस्तु को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। जैसे कि बात कर ले कहाँ कहाँ रखा जाता है, तो ये मान के चलिए आपका अवतल दर्पण है, उठा हुआ जो भाग है आपका कलई किया हुआ है, पेंटेड है। और यहाँ जो दर्पण के मध्य बिंदु पर आपका ध्रुव होता है यानी कि पोल होता है। और यहाँ अगर आप मान के चलिए कि सेंटर है तो सेंटर और पोल के बीच का दूरी जो होता है, बीच का दूरी आपका वहाँ फोकस होता है। और ये जो सेंटर और पोल से होकर के गुजरने वाली जो लाइन है यह मुख्य अक्ष कहा जाता है इसको, इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसमें 6 पोजीशंस होता है। एक अनंत होता है जो कि अनंत के पोजीशन पे रखा जाता है वस्तु को, एक अनंत और सेंटर के बीच रखा जाता है, एक सेंटर पे रखते हैं, एक सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं, एक फोकस पे रखते हैं और एक फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। तो इस तरह से 6 पोजीशन तो बनता है वस्तुओं का कि कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। इसमें बात करें कि जब भी आपका इस मुख्य अक्ष पर वस्तु को सेंटर पे रखा जाता है तो सेंटर पे रखने के दौरान आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है। सेंटर पे जब हम वस्तु को रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है। जबकि सेंटर के आप लेफ़्ट साइड में रखेंगे तो वस्तु कहीं भी रखेंगे आप तो सेंटर के लेफ़्ट साइड में रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के कंपेयर में छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा कब, जब सेंटर के लेफ़्ट साइड में आप रखिएगा तो, और सेंटर के राइट में रखिएगा यानी सेंटर पे छोड़ कर, क्योंकि सेंटर पे बराबर बनेगा आपका वस्तु के बराबर। और प्रतिबिंब जो है सेंटर के राइट साइड में हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। तो राइट साइड में बड़ा और लेफ़्ट साइड में छोटा बनता है। इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। और इसलिए हम कहते हैं कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा, बराबर और बड़ा तीनों तरह का बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का प्रयोग आप जानते हैं कि नाई द्वारा सैलून में किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, साइड गाड़ी के जो है फ्रंट मिरर में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, जबकि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और बता दें कि कब वास्तविक और कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसको भी आपको ध्यान रख लेना है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर, बड़ा, छोटा आप जान गए। और हमेशा जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और आभासी, दोनों तरह का प्रतिबिंब इसमें बनता है। कब वास्तविक बनेगा और कब आभासी बनेगा इसको भी याद रखने का एक लॉजिक है कि यहाँ आपका P हो गया यानी कि ध्रुव हो गया आपका, यहाँ से सेंटर मान लीजिए ये आपका फोकस हो गया। तो वास्तविक और काल्पनिक को याद रखने के लिए, बड़ा छोटा के लिए तो हम सेंटर से देख रहे थे, और अब आपको वास्तविक और काल्पनिक याद करने के लिए फोकस से याद रखना है कि फोकस के लेफ़्ट साइड में जब भी रहेगा आपका तो प्रतिबिंब जो बनेगा, अवतल दर्पण में हम बात कर रहे हैं याद रखिएगा। तो फोकस पर जब भी हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं वस्तु को तो यह हमेशा वास्तविक रूप में बनता है। फोकस पर और फोकस के लेफ़्ट साइड में हमेशा यह वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, और जब हम फोकस पे रखते हैं फोकस के राइट साइड में तो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो फोकस के राइट साइड में हमेशा आपका वास्तविक आभासी और सीधा बनेगा। आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है, जबकि
फोकस के लेफ्ट साइड में आपका वास्तविक और हमेशा उल्टा बनेगा। तो कब वास्तविक और कब उल्टा बनता है आपको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ याद करना है आपको कि अवतल दर्पण में तो हम देख लिए कि वास्तविक और काल्पनिक कब बनता है। उत्तल दर्पण में कब वास्तविक और काल्पनिक बनता है, तो हमेशा यह इसमें जो है उत्तल दर्पण में इसमें आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। आपको याद कर लेना है कि यह उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें आभासी और सीधा हमेशा प्रतिबिंब बनता है। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है। जिसमें अगर वसा युक्त और तेल युक्त वाला जो पदार्थ होता है उसमें कभी कभी दुर्गंध आ जाता है, यानी कि महक आ जाता है, स्मेल करने लगता है, तो उसका क्या कारण होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोलिसिस के कारण होता है, कि बी है ऑक्सीकरण के कारण होता है, सी है कि शोधन के कारण होता है यानी क्लैरिफिकेशन के कारण, और डी है कि रिडक्शन के कारण यानी अवकरण के कारण। तो जो आपका महक आ जाता है वो खाद्य पदार्थ में जिसमें कि तेल और वसा युक्त होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण के द्वारा वो खराब हो जाता है। पूछा भी जाता है आपसे कि कभी कभी आपको रिएक्शन दे करके कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो आपको याद करना है कि ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से देख लीजिए कि कब कब आपका ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है और कब रिडक्शन होता है यानी कि अवकरण होता है। यदि ऑक्सीजन का योग होता है, बस इसी से आपको याद कर लेना है, आसानी से याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का योग होगा, बाकी सब का वियोग होगा यानी कि त्याग होगा। हाइड्रोजन का आपका त्याग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। बस इसी का उल्टा कर दीजिए, आपको रिडक्शन का पता चल जाएगा कि रिडक्शन कब होगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का योग हो रहा था, बाकी सब का त्याग हो रहा था, जबकि रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा और बाकी ये दोनों का वियोग हो रहा था यानी त्याग हो रहा था, तो इसमें ये दोनों का योग हो जाएगा। किसका किसका, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का योग हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर लेंगे। आपसे रिएक्शन दे करके पूछा जाए कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो देखिए उसके लिए हमने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब यहाँ से रिएक्शन कराते हैं तो यह कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यानी क्या क्या हो सकता है कि आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है और रिडक्शन होगा, तो नहीं, रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन का इसमें त्याग होता है। तो ऑक्सीजन का योग होगा तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसी तरह से आपका हाइड्रोजन का त्याग होगा या इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि H2S और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से सल्फ़र और जल बनता है। तो यहाँ से जल बन रहा है और यहाँ से क्या हो जा रहा है कि हाइड्रोजन का त्याग हो जा रहा है। H2S जो है तो यहाँ से हाइड्रोजन का त्याग हो जा रहा है। इसमें देख रहे हैं एलिमेंट जो है आपका जिंक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जिसमें त्याग होता है जिस एलिमेंट से, तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। याद कर लेना इस चीज़ को भी कि जिस एलिमेंट पर आपका अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि दानी होता है वही तो दान करता है। यदि यह दान कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, यानी कि यह धनवान व्यक्ति है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। इसका भी हमने यहाँ रिएक्शन दे दिया है, तो आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो आपका हो जाएगा बीजांड होगा या अंडाशय होगा या एंडोस्पर्म होगा या युग्मज होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म है यही बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक का कार्य करता है, खाने का कार्य करता है। जीने का मुख्य जरिया इसका एंडोस्पर्म होता है। और इसको पहले समझ लेते हैं कि भ्रूण क्या होता है। भ्रूण के बारे में कुछ वर्ड्स हैं, इसको समझ लेते हैं हम। कि जब निषेचन से 8 सप्ताह तक, जब निषेचन होने के बाद
8 सप्ताह तक जो टाइम होता है तब तक यह भ्रूण कहलाता है। और जैसे ही 8 महीने के बाद होता है तो यह भ्रूण के बजाय यह शिशु कहलाने लगता है, जो कि गर्भावस्था में चला जाता है। ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु को हम फेटस भी कहते हैं। तो निषेचन के यहाँ से लिखिएगा, निषेचन के 8 सप्ताह तक जो काल होता है इसके अंदर में भ्रूण का निर्माण होता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई भी प्राणी, उसका जो विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है भ्रूण ही होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राणी के विकास की प्रारंभिक जो अवस्था होती है वो क्या होता है, तो भ्रूण ही होता है। तो ये चीज़ को आपको याद कर लेना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दोनों ऑप्शन से, कि ये जो आपका बीजांड है, ओव्यूल है, तो ओव्यूल में किस चीज़ का निर्माण होता है, तो ओव्यूल में आपका बीज का निर्माण होता है। और जबकि ओवरी की बात करें, अंडाशय की बात करें, तो इसमें आपका फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दोनों को चीज़ को भी आपको याद करके रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर आपका है। इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। नहीं कि 20 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या है, वक्र त्रिज्या वाला एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी बताना है। तो फोकस दूरी के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, F बराबर R/2 होता है। फोकस दूरी बराबर जो होता है वक्र त्रिज्या की आधी होती है। कैसे, यहाँ फिगर से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर ये ध्रुव होता है, ये आपका मान के चलिए कि यहाँ सेंटर है, सेंटर कहीं और भी हो सकता है, तो सेंटर है, तो जो भी फोकस दूरी, जो फोकस पॉइंट जो होता है हमेशा ध्रुव और सेंटर के बीच का होता है। तो ठीक है, तो बीच का जब होगा यानी कि यहाँ से इधर का दूरी जितना होगा उतना ही इधर से इधर का दूरी होगा, दोनों का बराबर होगा, क्योंकि हाफ पॉइंट पे होता है, बीच पॉइंट पे होता है। तो यहाँ सेंटर से और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है इसी को हम रेडियस कहते हैं। सेंटर और ध्रुव के बीच का जो पॉइंट होता है, जो दूरी होता है, उसी को हम वक्र त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो त्रिज्या वाला दूरी होगा वो फोकस दूरी का कितना होगा, 2 गुना होगा। या आप कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होगा वक्र त्रिज्या की आधी होगा। ठीक है, तो यहाँ से F बराबर R/2 पर आप कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ से। तो त्रिज्या का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो जब हाफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले एक वस्तु की गतिज कितना होगा। तो इसमें गतिज ऊर्जा बताना है, यानी काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने बताया था। तो इसका आप कमेंट में बता सकते हैं आंसर, या छोड़िए हम बता देते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो यहाँ से हाफ हो जाएगा, m का मान दिया हुआ कितना, 22 kg, गुने v का मान कितना दिया हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्क्वायर करना है यहाँ से, तो 50-25 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 22 11 बार में, 25 से कम 25 और 25 26 27, यानी कि 275 जो आ गया आपका, कितना आ गया, 275 जूल। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी वह किसके बराबर होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है आपका हमेशा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज एनर्जी के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से आपको याद करके रख लेना है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को योगफल को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हिंदी में कहना भूल गए थे कि उसे हम यांत्रिकी ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में उसी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो कंडक्टर का प्रतिरोध होता है, यानी रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है कि किसके इन्वर्सली होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आपको याद रख लेना है कि जो रेजिस्टेंस बराबर होता है, यानी प्रतिरोध बराबर, एक फार्मूला होता है ρL/A, ρL/A।
यानी कि यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि जो प्रतिरोध होता है आपका लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी यदि तार की अगर लंबाई बढ़ रहा है तो आपका उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये जो कि आपका समानुपाती होता है। ठीक, अगर प्रतिरोध का एरिया से रिलेट करके पूछे कि एरिया में क्या होता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है व्युत्क्रमानुपाती है एरिया के। यानी कि इस तरह से जब रहता है तो आप क्या कहते हैं कि अगर कोई भी तार का एरिया अगर बढ़ रहा है यानी कि उसका काट क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। अगर एरिया आपका घटेगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, ये संबंध होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ से एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि आपका ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है कि अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल जो होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कैसे होता है, यहाँ से इस फॉर्मूले को आपको याद करके रख लेना है। यहाँ से आप रिलेट करके लंबाई के बारे में अगर बताना होता तो ये क्या होता, प्रतिरोध जो हो जाता लंबाई के समानुपाती हो जाता है, क्योंकि लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि थैरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जो थैरोक्सिन का संश्लेषण होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो होता है एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जो तत्व है इम्पोर्टेंट होता है, तो आपका जो होता है आयोडीन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और आपको बता दें कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। अगर आपको ऑप्शन में घेंगा रोग ना दे करके पूछे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा के स्थान पे क्या दे देता है, कभी कभी गलगड, क्या दे देता है, गलगड। तो गलगड या घेंगा रोग होता है। अगर इसमें बात करें कि पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम से रिलेट करके क्या क्वेश्चन आ सकता है और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से तो घेंगा रोग होता है, पता चल गया। लेकिन पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो कैल्शियम आप बचपन से सुनते आते हैं कि कैल्शियम जो होता है चूने में भी पाया जाता है और आपका दूध में भी पाया जाता है, जो कि मिल्क इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, कैल्शियम के लिए। और कैल्शियम इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, हड्डी के लिए। तो अगर पूछा जाए कि आपके शरीर में कौन से भाग में आपका कैल्शियम पाया जाता है, तो हड्डी में आपका कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम की कमी के होने की वजह से आपका जो है बोन, आपके हड्डी कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको दूध, दही, लस्सी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपका कैल्शियम बना रहेगा। चलिए आते हैं पोटेशियम पर। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम भी एक तरह का एलिमेंट है, तत्व है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाए तो इससे भी बीमारी होता है। क्या बीमारी होता है, इसके बारे में सुनिए कि सोडियम और पोटेशियम एक प्रकार का एक इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो हमारे शरीर में होता है और जो हमारे खून के में मौजूद होता है। और जो अगर जिसका कमी की वजह से क्या होगा कि हमारे दिमाग और किडनी तरह के और भी शरीर में नुकसान हो सकता है। इसकी कमी कब दिखाई देता है कि जब आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है और पानी की कमी समझ में आता है, तब समझ लीजिए कि आपका शरीर में पोटेशियम और सोडियम का कमी हो रहा है। आपको चिड़चिड़ापन होने लगेगा, ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा। ठीक है, तब आपका शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाता है। आप देखते हैं कि जिसका बीपी लो हो जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो डॉक्टर की सलाह दिया जाता है कि आप नमक का घोल बना करके पीजिए। तो नमक के घोल में क्या होता है, NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, जिससे हम नमक कहते हैं। तो उसमें सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो आपका यहाँ से सोडियम मिक्स होता है। तो इसलिए जब आपका बीपी लो होता है तो नमक खाने से क्या होता है, आपका तेज़ी से बीपी हाई हो जाता है, बीपी आपका कंट्रोल लेवल में हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर से बोला जाता है कि आप नमक का सेवन ज़्यादा करें, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो सभी एलिमेंट हमारे शरीर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। जो एक पौधा या तना का घेरा आप देखते होंगे कि इस तरह से जब उसके एरिया को काटा जाता है तो आप कटे हुए क्षेत्र पर देखिएगा तो इस तरह से घेरा घेरा दिखाई देता है, और जितना ज़्यादा घेरा होता है उस लकड़ी की जो रेट होता है ज़्यादा होता है।
तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि पौधे और तने का जो जड़ का घेरा होता है किसके कारण बढ़ता है, तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, तो जड़ का घेरा बढ़ाने के लिए, वो जड़ या तना का घेरा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से तो आप देख लिए कि लेटरल मेरिस्टेम जो होता है जड़ का घेरा को बढ़ाने के लिए काम करता है। लेकिन इसी प्रकार एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पौधे के लिए, क्योंकि क्या करता है, यह जड़ तथा तनों के नोक पर उपस्थित रहता है और यह जड़ तथा तने के कोशिकीय विभाजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यह कहाँ कहाँ रहता है, तो तना के नोक पे रहेगा या जड़ के नोक पे रहेगा, और नोक पे रहने की वजह से ही उसका कोशिकीय विभाजन कर करके उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी कि पौधे में कोशिकीय विभाजन के लिए कौन सा मेरिस्टेम इंपॉर्टेंट होता है, तो एपिकल मेरिस्टेम इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कहाँ, पौधे के तना या जड़ के नोक पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। कौन से धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, जिसे हम Na से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। और इसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो 23 होता है। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता रहता है, कहीं ना कहीं यूज में आता है। तो यहाँ से इसको केरोसिन तेल में रखने का कारण क्या होता है, जब इसे हवा में, खुली हवा में रखा जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन के साथ यह सोडियम रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, इसमें आग लग जाता है। और जैसे ही जब इसे नमी में रखा जाता है या पानी में सोचा जाता है कि रख दे ताकि यह हवा से दूरी रहे, तो आप जानते हैं कि पानी में भी ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिल करके यह जल का निर्माण होता है। तो उसमें सोडियम क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और जिससे कि उसमें फट से आवाज़ करता है, फूटने की तरह। तो इसलिए जल में भी और हवा में भी इसे नहीं रखा जाता है, यानी खुला इसे नहीं रखा जाता है। इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है, तब यह स्थिर रहता है, किसी तरह का रिएक्शन नहीं करता है। और यही धातु होता है, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम से कि किस धातु को हम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम जो था आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया था। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 54 नंबर है कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो, या आपको फ़ारेनहाइट में बदलना हो, या र्यूमर में बदलना हो, तो इस तरह के जो 3-4 स्केल होते हैं जिसमें अलग अलग टेम्परेचर को मापा जाता है, सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और र्यूमर में। तो ये सभी में संबंध आपको एक बार बता देते हैं, ताकि कभी भी आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा किसी से किसी में बदलने में। तो उसके लिए हमने नोट करके रखा है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि इस तरह से आपको वैल्यू रखना होता है। अगर C/5 बराबर K-273/5 या F-32/9 या R/4, तो इस तरह से रख करके एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यह आता कहाँ से है, इसको समझते हैं। तो जो सेल्सियस का जो मान होता है, वैल्यू होता है, जो सेल्सियस का स्केल जो होता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि जो इसका न्यूनतम मान होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका सेल्सियस में अधिकतम मान होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में बात करें तो 273 इसका न्यूनतम मान होता है और अधिकतम मान 373 होता है। फ़ारेनहाइट का जो न्यूनतम मान होता है 32 डिग्री होता है, और जबकि अधिकतम 212 डिग्री होता है। र्यूमर का कितना होता है, तो 0 से लेकर के 80 तक होता है। ठीक है, यहाँ 80 हो जाएगा। तो इसको सजाने के लिए क्या करते हैं कि जब भी C माइनस इसका लोएस्ट वैल्यू घटा करके, और ये दोनों का अंतर, लोएस्ट और अधिकतम का जो अंतर होगा, इन दोनों का अंतर को नीचे रख देते हैं। इसी प्रकार सब में करते हैं। केल्विन में इसका न्यूनतम मान घटा देंगे 273 को, और ये दोनों का अंतर जो होगा यानी 100 होगा, तो इसको नीचे रख देंगे। इसी तरह फ़ारेनहाइट में करेंगे, फ़ारेनहाइट लिख करके इसमें न्यूनतम मान घटा देंगे, और जो इन दोनों का अंतर होगा अधिकतम और न्यूनतम का, उसे नीचे बट्टा में लिख देंगे। उसी प्रकार र्यूमर का भी हम करते हैं। र्यूमर का 0 से 80 होता है, तो इसका अंतर हो जाएगा 80, और इसका लोएस्ट वैल्यू 0 हो जाता है।
जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 सब में कट जाता है और इसको 2 से काटेंगे तो यह 5 बार में हो जाएगा, ये भी 5 बार में, ये 9 बार में और ये 4 बार में कट जाएगा। तो वही जो 5, 5, 9, 4 जो है वही वैल्यू इसका नीचे आ जाता है और जो लोएस्ट वैल्यू होता है जिसका 0 नहीं है तो वो तो रहेगा ही, तो इसमें 273 रह जाता है और इसका 32 रह जाता है। तो फाइनल आपको याद करने के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद करके रखना योग्य है, जो कि C/5 बराबर F-32/9, R/4 बराबर K-273/5। ठीक है, या आपको डायरेक्ट यहाँ से अगर सेल्सियस या केल्विन में वैल्यू पूछे कि सेल्सियस से केल्विन में आपको बनाना है तो क्या करेंगे, तो केल्विन में बनाने के लिए सेल्सियस के मान में 273 जोड़ देते हैं, तो उस तरह से भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि ये -273 जो है इधर प्लस में आ जाएगा। अगर आपसे हम बोल दें कि 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बनाइए कि कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे, जो मान आएगा आपका केल्विन का आ जाएगा। लेकिन आपसे फ़ारेनहाइट से पूछ दिया जाता है या र्यूमर से, तो आप गड़बड़ हो जाते हैं, आपका कन्फ्यूज़न चालू हो जाता है। तो इसलिए ये सभी कॉन्सेप्ट को समझना है, और ये कॉन्सेप्ट को हमने विस्तार में इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग को आदत है हमेशा कहानी सुनने की और कहानी को याद करके रखने का। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से याद नहीं होता, इसलिए हमने ये कहानी सुनाया। इसको कैसे निकालना है आप समझ गए हैं, ठीक है। अगर भूल गए होंगे तो इसको एक बार और फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तो तापमान को बदलने के लिए क्या करते हैं, तो सेल्सियस से केल्विन में जब आपको बदलना है तो क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं। तो 273 दिए गए तापमान में जोड़ देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कैसे जोड़ दिया जाता है आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 55 नंबर, कि 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो 2 सेकंड बाद इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, तो कहाँ फेंकने की बात हो रहा है, इसे ऊपर फेंकने का बात हो रहा है, यानी कि गुरुत्व के विरुद्ध। जब भी गुरुत्व के विरुद्ध आप वस्तु को फेंकेंगे तो गुरुत्व कहाँ काम करता है, तो कोई भी वस्तु पर नीचे की ओर अपना बल लगा करके उसे नीचे धरातल पर गिराने का काम करता है ये गुरुत्व। तो इसके विरुद्ध हम आप वस्तु फेंक रहे हैं जो कि 2 kg का है, और इसका प्रारंभिक जो वेग है u का मान कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, u का मान 20 मीटर पर सेकेंड है। तो जब भी गुरुत्व के विरुद्ध फेंका जाता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो कि वेग फाइनल वेग बराबर क्या होता है, u माइनस जी टी। तो फाइनल वेग यहाँ से जो आपका निकल जाएगा, यानी कि अंतिम वेग। तो u का मान शुरुआती क्या था, यानी 20 था, जिसे हम u मानते हैं, और g का मान इसमें कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं भी दिया रहा है तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे होता है एक्चुअल में, 10 मान करके लगभग में बना सकते हैं। यहाँ से t का मान कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद पूछा है। यहाँ से 20 माइनस 20 हो जाएगा आपका, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। जब आपका यहाँ से वेग जो है 0 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 12 mv²। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि गतिज ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन ना आए। इसे अगर आपको याद नहीं है तो भूल कर भी छोड़िएगा नहीं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 12 mv² हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, जब v का मान 0 हो जाएगा, तो जब v का मान 0 होगा तो सबका मान 0 हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा का मान भी 0 हो जाएगा। तो 0 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं रहता है। देखिए, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये PDF और ये सारे नोट्स बन पाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, और आपके लिए ये सारे कुछ करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है आपको बताने में। तो इसके लिए आप लोग अगर समझ में आ रहा होगा ये क्लास, तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव जितने भी वीडियोज़ होंगे आपको मिलती रहेगा और आप पढ़ाई करते रहेंगे। और इसके बाद हमने सोचा है कि अगर ALP के जितने भी सेट हैं, 39 सेट है, यानी कि फर्स्ट स्टेज का जितना भी 39 एग्ज़ाम हुआ था, तो उस सभी पेपर को सॉल्व कराने के लिए हम ग्रुप D का पेपर स्टार्ट करेंगे, फिर NTPC का प्रीवियस पेपर का ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल पे बने रहिएगा।
और चलिए शुरुआत करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। तो कौन सा जो है प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है, तो जो बल जो होता है आपका प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। ठीक है, बल के लिए कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है। और बल क्या कारक है, तो बल एक प्रकार का वह कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति को, गति को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिक्शन यानी जो घर्षण होता है आपका बल के हमेशा विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जितने भी हम बोल रहे हैं ये सबको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक और चीज़ पूछ लिया जाता है कि बल का जो होता है डायमेंशन फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र क्या होता है। तो विमीय सूत्र से भी संबंधित हम इसके पहले क्लास में आप देखिएगा, तो जो खान सर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का क्लास है उसमें भी हमने काफ़ी बार बताया हुआ है कि क्या होता है, MLT के पावर -2 होता है। आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा ये कैसे होता है, हमने इसके पहले बता दिया है या कभी और बता देंगे। और F बराबर अक्सर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एक फार्मूला से कि द्रव्यमान गुने त्वरण होता है फोर्स बराबर, तो इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। F बराबर ma। ठीक है, बल का मान दे करके, द्रव्यमान का दे करके और आपसे त्वरण पूछा जाता है। यहाँ से ये फार्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये बल जो है एक प्रकार की किस तरह की राशि है, तो आपको मालूम है 2 राशि होता है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो बल जो है एक प्रकार का आपका सदिश राशि है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है। तो कौन सा मतलब गैस है ये सारे ऑप्शन में कि जो कि बायोगैस के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, तो बायोगैस में जो नहीं आने वाला जो गैस होता है ये इस ऑप्शन के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और जो कि एक जहरीला गैस भी होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, CO से इंडिकेट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। मोनो का मतलब क्या होता है आप याद रखिएगा, मोनो का मतलब होता है हमेशा एक। अब इसमें क्या है कि मोनोऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का अगर एक ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम हो जाता है। और CO2 रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। डाई क्यों, क्योंकि डाई मतलब होता है 2, तो मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। तो ये सारे जो है ये आपको रिएक्शन के थ्रू या केमिकल नेम के पहले लग करके इसको बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बायोगैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, और इसका क्यों मोनोऑक्साइड नाम है हमने भी बताया। और इससे संबंधित जान लीजिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक जहरीला गैस होता है यानी पॉइजनस होता है, और इसका कोई कलर नहीं होता है। तो क्या क्या होता है, पॉइजनस होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। और इसका टेस्ट भी किसी तरह का नहीं होता है, कोई टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा, टेस्टलेस होता है यानी कि इसका टेस्ट उदासीन होता है। इसका टेस्टलेस होता है, पॉइजनस होता है और कलरलेस होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो आप देखते हैं कि मोटर वाहन ये सब होते हैं या कल कारखाने होते हैं जहाँ से फैक्ट्रिया से धुआं निकलता है, धुएं में ये कार्बन मोनोऑक्साइड धुएं के रूप में निकलता है। या गाड़ी वाहन जो चलता है, इसलिए उस सभी धुएं के पीछे नहीं रहना चाहिए। या सरकार प्रतिबंध लगाता है कि धुएं वाला जो गाड़ी होता है हमारे शहर में नहीं चलेगा, नहीं तो उस पर फाइन लग जाता है। तो क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है। और इसका जो एक और क्वालिटी होता है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ होता है कि रक्त में है यानी हमारे ब्लड में तेज़ी से घुलनशील होता है, काफ़ी तेज़ी से यह घुल जाता है, और जो कि हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकता है। तो ये सारे पॉइंट है आपको याद कर लेना है। फिर एक बात क्लोरीन से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं इसके पहले वाले शिफ्ट में भी ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप कार्बन क्या था आपसे, बुझा हुआ चूना के साथ अगर आप जल मिलाते हैं, बुझा हुआ चूना किसे हम कहते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस जो होता है आपका बुझा हुआ चूना का ये फार्मूला होता है। जब इसके साथ आप जल मिलाते हैं, नहीं इसके साथ आप क्लोरीन गैस मिलाते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन था कि जब आप बुझा हुआ चूने के साथ क्लोरीन गैस मिलाते हैं तब क्या बनता है, तब इसके दौरान आपका क्या बनता है,
ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 बनता है और आपका जो जल है निकल जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसके पहले वाले शिफ्ट में। अभी उसी से रिलेट करके क्वेश्चंस क्लोरीन गैस से ही क्या पूछा गया है इसमें कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो हमने किसके निर्माण में किया था, तो जब आप इसे बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन गैस मिलाते तो क्या बन रहा था, आपका ब्लीचिंग पाउडर बन रहा था। तो यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा कि क्लोरीन गैस का उपयोग करके हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है आप देख सकते हैं CaOCl2 होता है। बाकी सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सूत्र आपको याद कर लेना है जो केमिकल सूत्र है। क्या है, बेकिंग सोडा के लिए यानी बेकिंग पाउडर के लिए क्या होता है, NaHCO3 होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा होता है या बेकिंग पाउडर होता है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। जिसका सूत्र जो होता है NaHCO3 या NaHCO3 बेकिंग सोडा के लिए कहिए या बेकिंग पाउडर के लिए, दोनों एक ही चीज़ होता है, अलग अलग नाम है। अब ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, CaOCl2 होता है। और धुलाई सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा है, जिसे हम कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लेना है, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है या पीछे पूछा भी गया है, हम आपको दिखाएंगे भी कि जो धुलाई सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा का नाम केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O। आपको एक लिस्ट बना करके ये सारे जितने भी हम बताते हैं या आपके पास है तो उसे याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। क्रिप्टॉन जो होता है जिसका परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है 36 और होता भी है 36, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसके किनारे किनारे चक्कर होता है जो जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं। और ये ऑर्बिट का अलग अलग नाम होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम होता है K, L, M और N, इसी तरह आगे भी होता है। तो मैक्सिमम हमें यूज में जो आता है K, L, M, N ही आता है। तो किस में कितने इलेक्ट्रॉन रह पाते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही आपका परमाणु संख्या होता है, ठीक है। किसी में अगर 36 किसी तत्व का परमाणु संख्या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 36 होते हैं, प्रोटॉन की संख्या तो 36 ही होगा। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, और इसके पहले एग्जाम में भी पूछा गया था, हम लोगों ने पेपर में सॉल्व किया था कि जो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है परमाणु द्रव्यमान में से जब परमाणु संख्या घटाते हैं तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होता है। परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाया जाता है तब आपका न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से K वाले कक्ष में, L वाले कक्ष में, M वाले कक्ष में, N वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, इसके लिए भी हमने फार्मूला बताया था 2n² होता है। फर्स्ट कक्ष का नाम है K, तो n के स्थान पर 1 रखेंगे यानी कि फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, तो 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में 2 रह पाएगा। L वाले में कितने रह पाएगा, L वाले में आपका 8 रह पाएगा, क्योंकि n के स्थान पर जब आप 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 वैल्यू आ जाएगा। M के स्थान पर कितना होगा M वाले कक्ष में, तो M वाले कक्ष के लिए निकालिएगा यहाँ से 3 रख करके, यानी कि तीसरे ऑर्बिट में M है इसलिए 3 रखेंगे यहाँ। तो तीसरी के 9 दूनी 18, यानी कि 2 8 18 32, ये जो होता है आपका निकलता है 2 8 18 32। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, तीसरे में 8 18 और चौथे में 32, इतने इलेक्ट्रॉन रहने की जगह होती है। तो 36 के लिए कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले में तो 2 रख लेंगे, सेकेंड वाले में 8 रख लेंगे, तीसरे वाले में 18 रख लेंगे, तो कितना पूरा हुआ, तो देख ले रहे हैं कि 18 2 20 20 8 28 28 कंप्लीट हो गया। बचा हमारे पास कितना, तो 2 6 2 8 बच गया। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ 32 वाले में कितना जा पाएगा, 8 ही जा पाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा 2 8 18 8, 2 8 18 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है
2 8 18 8 बी में है मिल रहा है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा, 2 8 18 8 ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाएगा। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि आपका जो क्रिप्टॉन होता है इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 72 कक्षा यानी कि आपका लास्ट कौन सा आया, ये 8 आया। तो ये 8 जो आपका हो जाएगा, जो कि 32 को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो यही आपका 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना निकल जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। देखिए हम आपको जितने भी ये सारे क्लास करा रहे हैं, इसके पहले भी अगर हमने साइंस के क्लास काफ़ी सारे कराए हुए हैं, अगर उसको आप देखना चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जा कर के देखिएगा, तो वहाँ हमने काफ़ी सारे क्लास 34-35 क्लास कराए हैं, जो कि खान सर का एक बुक निकला हुआ था, उसमें 32,000 क्वेश्चन था। तो उसमें फिजिक्स के काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस करा के रखे हुए हैं, तो वहाँ से आप देखिएगा तो काफ़ी एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस को हमने बेसिक से एडवांस लेकर के गए हुए हैं। और सारी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो वो सारे पेड क्लास में उस तरह के क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलेंगे, तो जो कि आपको हमारे चैनल पे फ्री में मिल जाएंगे। वहाँ से आप जा कर के अपना रिवीजन भी कर सकते हैं फास्ट वीडियो को करके, या उसका अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट के साथ तो वहाँ से जा कर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये सीरीज जो चल रहा है आपको लगातार देखने को मिलेगा, ये भी वहाँ से उसको भी जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आप कुछ इन्फॉर्मेशन था आपको दे दिए, और फिर से बोल रहे हैं कि ये क्लास को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग केवल देख करके छोड़ देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। जो धातुएं होता है आपका मेटल होता है, तो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो जो मेटल होते हैं, कोई भी मेटल हो सकता है, आपका जिंक हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका गोल्ड हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन बनाता है, लवण और हाइड्रोजन बनाता है। लवण को हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं, ठीक है। क्षार को क्या कहते हैं, क्षार को कहा जाता है बेस कहा जाता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी जो पीएच स्केल होता है, अगर जिसका वैल्यू 7 से कम है, तो 7 से कम है यानी कि वो अम्लीय है। अगर वो 7 के बराबर है यानी कि वो उदासीन है, और 7 से अधिक है यानी कि वो क्षारीय है। तो इस तरह से आप अम्ल, क्षार और लवण की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 होता है। सादा जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो यह उदासीन होता है, इसका टेस्ट उदासीन होता है। तो इस तरह से पीएच मान भी आप देख लीजिएगा, कभी ना कभी काम में आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस के अनुसार क्या आंसर बना है कि धातुएं जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाता है, जबकि आप देखेंगे कि धातुएं क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके यही बनाता है। धातु क्षार के साथ, अगर यहाँ क्षार भी रहता है तो क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन ही बनाता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे एग्जाम्पल की बात करें कि आपका अगर ये एसिड हो गया H2SO4 और आपको जिंक के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए तो यहाँ का क्या बनता है, आपका जिंक सल्फाइड बनता है, ZnSO4 बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये जो आपका ZnSO4 बनेगा ना, ये एक लवण हो जाएगा, और ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का भी। इस तरह से आप देख सकते हैं कोई भी धातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। जिंक एक धातु है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। तो ये दोनों को रिएक्शन कराया गया तो यहाँ से लवण और हाइड्रोजन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि यदि डैश 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 शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसमें क्या शामिल होगा तो और भी विविधता उत्पन्न हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन, जो कि लैंगिक प्रजनन में सबसे अधिक विविधता उत्पन्न होता है। तो हमने ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिया जो कि आज शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ था, जो कि 9/8/2018 के क्वेश्चन थे, जो कि एलपी और टेक्नीशियन का जो कंबाइन एग्ज़ाम होता है शिफ्ट 1 का, उसी के क्वेश्चन थे।
तो आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।